नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे गहरे और स्पिरिचुअल सोर्स मटेरियल को डिकोड करने वाले हैं जो सच में आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। इस विश्लेषण में हम एक ऐसी दिलचस्प यात्रा पर चलेंगे जो एक आत्मा के माइक्रो लेवल से शुरू होगी और सीधे सृष्टि चक्र यानी टाइम के मैक्रो लेवल तक जाएंगी। तो बिना किसी देरी के इस डीप डाइव में आगे बढ़ते हैं। इस पूरे कॉन्सेप्ट को आसानी से समझने के लिए हमने इसे 6 हिस्सों में बांट दिया है। पहले द ट्रू आइडेंटिटी, फिर द सुप्रीम फादर, उसके बाद डिवोशन वर्सेस ट्रू नॉलेज, द साइकिल ऑफ टाइम, द मिशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन और आखिर में वर्च्यूज फॉर अनशेकेबल सक्सेस। ये फ्रेमवर्क सब कुछ एकदम क्लियर कर देगा। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, द ट्रू आइडेंटिटी यानी सोल कॉन्शियसनेस। यह इस पूरे टेक्स्ट की सबसे फाउंडेशनल बात है। देखिए, इस डॉक्यूमेंट में 2 टर्म्स के बीच एक बहुत ही क्लियर कट फर्क बताया गया है, देही अभिमान और देह अभिमान। सोर्स मटेरियल कहता है कि हम इंसान ना अक्सर अपनी असली स्पिरिचुअल पहचान भूल जाते हैं और खुद को सिर्फ ये फिजिकल बॉडी यानी शरीर मान बैठते हैं। इसे कहते हैं देह अभिमान या बॉडी कॉन्शियसनेस। लेकिन जब खुद को एक इटर्नल आत्मा माना जाए जो इस दुनिया के स्टेज पर बस एक रोल निभा रही है, तो उसे कहते हैं देही अभिमान यानी सोल कॉन्शियसनेस। ये नजरिया बदलना ही इस टेक्स्ट का मेन कोर मैसेज है। और पता है इस आत्मा को दिखाया कैसे गया है? टेक्स्ट यहाँ एक बहुत ही सुंदर मेटाफर यूज करता है। सुनिए, प्रकृति के बीच में चमकता है अजब सितारा। मतलब आत्मा को एक बिल्कुल छोटे से प्रकाश के बिंदु यानी टाइनी पॉइंट ऑफ लाइट के रूप में डिस्क्राइब किया गया है जो फोरहेड के बिल्कुल बीचों बीच है। ये विजुअलाइज करने में कितना खूबसूरत लगता है ना? आत्मा की इस बात के बाद अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, अंडरस्टैंडिंग द सुप्रीम फादर यानी द पॉइंट ऑफ लाइट। यहाँ ना थोड़ी सरप्राइजिंग बातें सामने आती हैं जो हमारी आम धारणाएं हैं उससे बिल्कुल अलग। सुप्रीम को भी एक टाइनी पॉइंट ऑफ लाइट यानी एक छोटे से बिंदु के रूप में ही दर्शाया गया है। टेक्स्ट एक्सप्लिसिटली कहता है कि सुप्रीम का ना तो कोई बड़ा फिजिकल आकार है और ना ही वो सर्वव्यापी यानी कण कण में विद्यमान है। और सबसे हैरान करने वाला क्लेम यह है कि सुप्रीम ज्ञान देने के लिए एक फिजिकल ह्यूमन बॉडी पर एक तरह का लोन लेते हैं जिसे यहाँ ब्रह्मा कहा गया है। एकदम इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये। बिना इस फिजिकल फॉर्म का सहारा लिए वो नॉलेज इम्पार्ट नहीं कर सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ, डिवोशन वर्सेस ट्रू नॉलेज। यहाँ इन टीचिंग्स ने 2 बिल्कुल अलग स्पिरिचुअल रास्तों को आमने सामने रखा है। और ये टेक्स्ट इन दोनों का फर्क कितनी डीपली बताता है। भक्ति को एक अंधेरी रात में भटकने जैसा बताया गया है। हाँ, इसमें पूजा तो होती है, मर्सी मांगी जाती है, पर पूरी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। इमेजिन कीजिए एक आशिक जो अंधेरे में भटक रहा है, जिसे अपने महबूब की असल पहचान ही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ ज्ञान यानी ट्रू नॉलेज क्या है? ये दिन के उजाले की तरह है। दिन की रोशनी, एकदम क्लैरिटी, अपनी सच्ची पहचान होना और इस नॉलेज को एक विरासत के रूप में हासिल करना। लिटरली दिन और रात का अंतर बताया गया है। अब थोड़ा मैक्रो लेवल पर चलते हैं और समझते हैं समय के पहिए को। चौथा सेक्शन, द साइकिल ऑफ टाइम फ्रॉम हेवन टू हेल। ये पूरी टाइमलाइन वैसे काफी फैसिनेटिंग है क्योंकि ये टेक्स्ट समय को किसी एक सीधी लाइन में नहीं देखता बल्कि एक डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी में देखता है। सबसे पहला युग है सतयुग यानी गोल्डन एज, जिसे यहाँ स्वर्ग कहा गया है। ये वो एरा है जहाँ एब्सोल्यूट प्योरिटी है। फिर आते हैं मिडिल एजेस, जहां एक बड़ा ट्रांजिशन होता है और फिजिकल कॉन्शियसनेस यानी देह अभिमान की शुरुआत होती है। यहीं से डिवोशन यानी भक्ति का जन्म होता है। और आखिर में आती है तीसरी स्टेज, कली युग यानी आयरन एज, जिसे इस टेक्स्ट में नरक कहा गया है। टीचिंग्स के मुताबिक हम अभी इसी करंट दौर में हैं जो इम्प्योरिटी, ढेरों धर्मों और भटकाव का समय है। तो अब बड़ा सवाल ये है, इस करंट नरक जैसी सिचुएशन को वापस स्वर्ग कैसे बनाया जाए? टेक्स्ट में इस ट्रांसफॉर्मेशन के 3 एग्जैक्टली डिफाइंड मैकेनिकल स्टेप्स हैं। स्टेप 1, ब्रह्मा के जरिए नई दुनिया यानी विष्णुपुली की स्थापना। स्टेप 2, इस प्योर वर्ल्ड को सस्टेन करना जो लक्ष्मी नारायण जैसे देवता रूप करते हैं। और स्टेप 3, पुरानी इम्प्योर दुनिया का विनाश ताकि नई शुरुआत हो सके। ये एक कंटिन्यूअस एंडलेस लूप है जो घूमता रहता है। इस कॉस्मिक साइकिल के बाद अब चलते हैं 5वें सेक्शन पर, द मिशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। देखते हैं कि इस वक्त हमारा सबसे मेन प्रैक्टिकल मिशन क्या है। पता है, इस पूरे सोर्स मटेरियल में घूम फिरकर एक ही मेन लक्ष्य सामने आता है
टेक्स्ट बहुत स्ट्रांगली कहता है कि इस समय सबका सिर्फ एक ही प्राइमरी बिजनेस या ड्यूटी है, और वो है इस इम्प्योर दुनिया को वापस प्योर बनाना, जिसे इनके शब्दों में पतित से पवन बनाना कहा गया है। ये कोई छोटा मोटा आइडिया नहीं है, बल्कि इस पूरी स्टडी का एब्सोल्यूट कोर फोकस ही यही ट्रांसफॉर्मेटिव गोल है। पर इस मिशन में एक बहुत बड़ी रुकावट है। टेक्स्ट यहाँ एक्सप्लिसिटली भगवद गीता का रेफरेंस देता है। उसके मुताबिक काम यानी लस्ट सबसे बड़ा दुश्मन है, और इस पर जीत हासिल किए बिना ये बड़ा बदलाव नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि लस्ट ही है जो वापस उस फिजिकल बॉडी कॉन्शियसनेस की तरफ खींचती है। प्योरिटी के इस अल्टीमेट गोल तक पहुंचने के लिए इन डिजायर्स पर कंट्रोल करना एक नॉन निगोशिएबल शर्त बताई गई है। अब आते हैं हमारे आखिरी और छठे सेक्शन पर, वर्च्यूज फॉर अनशेकेबल सक्सेस। इस पूरे मिशन में कौन सी प्रैक्टिकल क्वालिटीज हैं जो आपको फेल नहीं होने देंगी? यहाँ आखिर में कुछ स्पेसिफिक ब्लेसिंग्स दी गई हैं जिनमें सक्सेस का सीक्रेट कोड छुपा है। शुरुआती दौर में लोगों को जो कामयाबी मिली उसकी बुनियाद 2 पिलर्स पर टिकी थी, त्याग और स्नेह, यानी सैक्रिफाइस और डीप लव। और इसके साथ एक तीसरी और सबसे अहम क्वालिटी है अपनी बुद्धि यानी इंटेलेक्ट का लगातार उस सुप्रीम के साथ कनेक्शन बनाए रखना। अगर दिल में स्नेह है और बुद्धि कनेक्टेड है तो कामयाबी तो मिलनी ही है। जरा इस प्रैक्टिकल एडवाइस पर गौर कीजिए। फरिश्ता बनना है तो व्यर्थ बोल या डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त बनो। लिटरली इन टीचिंग्स ने उस एलिवेटेड एंजेलिक स्टेट या फरिश्ता बनने को सीधे सीधे आपके बोलने के तरीके से जोड़ दिया है। मतलब अगर आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते जो बेकार हैं या दूसरों को परेशान करते हैं, तो समझिए आप डायरेक्टली उस एंजेलिक पाथ पर चल रहे हैं। कितना सिंपल पर कितना प्रोफाउंड है ये। और इस विश्लेषण के आखिर में माइंड को मास्टर करने वाली इस फाइनल इंस्ट्रक्शन पर ध्यान देते हैं। टेक्स्ट यहाँ 3 टर्म्स देता है, अचल, अडोल और एकारास, यानी एक ऐसी मनोस्थिति डेवलप करना जिससे कोई भी चीज़ हिला ना सके। चाहे बाहर का एनवायरनमेंट ठीक ना हो, चाहे लोग गलत तरीके से पेश आएं, आपकी मेंटल स्टेबिलिटी अनवेवरिंग होनी चाहिए। यही इन सारी स्पिरिचुअल टीचिंग्स का अल्टीमेट गोल बताया गया है। तो इस डीप सोर्स मटेरियल को इस तरह डिकोड करने के बाद मैं एक बहुत ज़रूरी सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। सोचिए ज़रा, क्या आज की इस फास्ट पेस्ड और केओटिक मॉडर्न दुनिया में सचमुच एक ऐसी अचल और अडोल स्टेट ऑफ माइंड मेंटेन की जा सकती है? इस प्रश्न पर ज़रूर विचार कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि इन प्राचीन कॉन्सेप्ट्स ने आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर ज़रूर किया होगा। आगे भी ऐसे ही सीखते रहिए।